अगर मान लीजिए कि परिवार में सिर्फ बच्चे हैं, तो ऐसे में डिजिटल एस्टेट को कैसे एस्टेट प्लानिंग में शामिल करना है? तो अगर डिजिटल एस्टेट का मतलब हुआ आपके मोबाइल फ़ोन नंबर्स, राइट, आपकी वेबसाइट, उस तरीके की चीज़ें जो है ना। अब बच्चा इसे ओन तो कर सकता है, ऑपरेट नहीं कर सकता। तो ऑपरेटर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। ऑपरेटर कौन हो सकता है? या तो आपकी विल का एग्जीक्यूटर हो सकता है या ट्रस्ट का ट्रस्टी हो सकता है। तो आपने एग्जीक्यूटर को कहा कि भाई ये मेरे जो डिजिटल एसेट्स हैं इसको मेरे बच्चों के लिए इस्तेमाल करना है, जब तक बच्चा मेजर नहीं होगा आप इसे कंट्रोल करते रहिए और इस तरीके से काम, या आपने ये ट्रस्टी को निर्देश दे दिए, तो उस तरीके से आप इनको अपने बच्चों के लिए यूज़ करने पे बाध्य कर सकते हैं। बिल्कुल सर। अब ऐसे में मान लीजिए कि जीवन साथी से डाइवोर्स, सेपरेशन के बाद किसी तरीके की एस्टेट प्लानिंग अगर होती है, तो इसमें क्या बदलाव ज़रूरी है? नहीं, तो अगर आपने एक एस्टेट प्लानिंग करी और लेटर डाइवोर्स हो गया, आप बेसिकली ये पूछ रहे हैं, तो एस्टेट प्लानिंग में क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, बदलाव क्या हो सकता है? राइट। अब जब आपने एस्टेट प्लानिंग करी तब आपने कुछ जगहों पर अपने स्पाउस पे को दायित्व दिए होंगे या विश्वास किया होगा। अब वो स्पाउस नहीं रहे, बिल्कुल, तो इसका मतलब वहाँ से उनकी जगह कोई और पर्सन आपको चूज करना होगा। तो जहाँ जहाँ उनको आपने यूज़ किया हुआ होगा, चाहे वो एग्जीक्यूटर बनाने में, या उनको कोई संपत्ति दी होगी, या आपने उनको अपने बच्चों के लिए नॉमिनी बना रखा होगा बहुत जगहों पर, तो वो सब जगहों पे चेंज करना पड़ेगा, राइट। दूसरी बात आपको ये सोचनी है कि अगर ये पैसा बच्चे तक जाता है तो जो आपका एक्स स्पाउस है वो आपके बाद आपके बच्चों का गार्डियन तो बन ही जाएंगे। बिल्कुल। तो अगर उन पे स्वामित्व नहीं जाएगा, ओनरशिप नहीं जाएगा, कंट्रोल तो चला जाएगा आपके पास। क्या आप उसके लिए तैयार हैं, राइट? तो अगर आप उसके लिए तैयार नहीं हैं तो ट्रस्ट बनाएं। ट्रस्ट ही वो तरीका है जिससे कि आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि पैसा आपके बच्चों पे यूज हो विदाउट बीइंग कंट्रोल्ड बाय योर एक्स स्पाउस। क्योंकि कोई भी, मतलब मैं तो इतने लोगों से मिलता हूँ, कोई भी नहीं चाहता कि मेरा एक्स स्पाउस उस प्रॉपर्टी को टच भी करे, चाहे वो मेरे बच्चों के लिए ही करे। तो आप, और दूसरी बात ये है ना कि जो आपका एक्स स्पाउस है हो सकता है उसकी रीमैरिज हो जाए, उसके और बच्चे हो जाएं जो आपके बच्चे ना हो, तो वो सब भी रिस्क है। तो आपको उससे बचाना है, और वो बचाने का तरीका एक ही है, प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट। बिल्कुल। अब मान लीजिए कि एनआरआई पेरेंट्स हैं, अगर उनको एस्टेट प्लानिंग करनी है तो कौन सी ऐसे स्टेप्स होने चाहिए, और खास तौर पर विल और ट्रस्ट क्या वो इंडिया में बना सकते हैं? तो जो एक नॉन रेजिडेंट इंडियन है वो, अगर वो OCI कार्ड होल्डर है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो वो इंडिया में विल और ट्रस्ट दोनों बना सकता है। पर ये खाली बनेगी इंडियन एसेट्स के लिए, नॉट आउटसाइड इंडियन एसेट। तो एक रूल है, इंडियन ट्रस्ट एंड इंडियन विल फॉर इंडियन एसेट्स, राइट, फॉरेन ट्रस्ट एंड फॉरेन विल फॉर फॉरेन एसेट्स। तो आपकी इंडिया में प्रॉपर्टी है, इंडिया में एसेट्स है, इंडिया में विल बनाओ, इंडिया में ट्रस्ट बनाओ। आपकी दुबई में प्रॉपर्टी है, दुबई में एसेट्स है, दुबई में विल बनाओ, दुबई में ट्रस्ट बनाओ। आप ये ना करो कि इंडियन विल में इंडियन एसेट्स भी रख दिए और दुबई एसेट्स भी रख दिए, वो गलत है। आपको दोनों को अलग अलग करने में फायदा रहता है। ऑलरेडी लीगली अलाउड है, ऑल्दो लीगली अलाउड है, पर वो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके बच्चों और परिवार को इम्प्लीमेंट कराने के लिए विल जो इंडिया में बनी हो, जो दुबई के एसेट्स को कंट्रोल कर रही हो। तो उस मुसीबत से बचने के लिए क्या करना चाहिए, जिस कंट्री में एसेट्स हैं उस कंट्री की स्पेसिफिक विल और ट्रस्ट बनाए। नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए ट्रस्ट ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वो इंडिया में फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। तो वो वैसे भी किसी पे विश्वास करेंगे उस संपत्ति को ऑपरेट करने के लिए। तो बेटर है वो ट्रस्ट के थ्रू विश्वास करें, जिससे कि वो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हो कि ये मेरी ट्रस्टी को अलाउड है, ये अलाउड नहीं। तो लीगली बाउंड करें उस व्यक्ति को जो आपकी बिहाफ पे आपकी प्रॉपर्टीज को देख रहा है इंडिया में, और उसका तरीका क्या है, ट्रस्ट का। तो यानी कि ये दोनों, अगर कहीं पर भी आपको कोई भी कंट्री चूज करनी है तो आप दोनों को ही अलग अलग रखें, मर्ज आप ना करें। कुछ और सवाल भी हमारे दर्शकों के सर आ गए हैं, वो भी हम ले लेते हैं, अपने शो में शामिल कर लेते हैं। अम्बाला से अमित सिंह हैं सर, वो पूछ रहे हैं कि अगर बच्चा नाबालिग है तो प्रॉपर्टी सर कैसे ट्रांसफर होगी? तो मैंने पहले ही बोला, माइनर कैन होल्ड प्रॉपर्टी, कैन नॉट कंट्रोल प्रॉपर्टी। बिल्कुल। तो अगर वो माइनर है तो प्रॉपर्टी का तो मालिक बन जाएगा, पर उसके बिहाफ पे ऑपरेट कोई और करेगा, वो होगा उसका गार्डियन। और गार्डियन आप बनाएंगे या कोर्ट बनाएगा? अगर आपको खुद बनाना है अपने बच्चे का गार्डियन, लेटर ऑफ गार्डियनशिप बनाएं,
नहीं बनाना तो कोर्ट बना के देगा गार्डियन, ओनरशिप तो बच्चे को चली जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं। और खास तौर पर कॉपी इसकी 3 जरूर बनानी है जो आपने अगर लेटर ऑफ गार्डियनशिप बनाया तो। बिल्कुल। रांची से सर निधि सिन्हा हैं, वो सर पूछ रही हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, वसीयत नहीं बनाई है, मेरे बाद संपत्ति बंटवारे को लेकर किस तरह का विवाद हो सकता है? तो अगर आपके 2 बच्चे हैं और आपने वसीयत नहीं बनाई और आप एक सिंगल मदर हैं, राइट, जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ, और आप हिंदू हैं, है ना, मैं ये सब एज्यूम कर रहा हूँ, तो आपके इन दोनों बच्चों में बराबर बट जाएगी प्रॉपर्टी, राइट। यही हिंदू सक्सेशन एक्ट फॉर अ मैरिड हिंदू फीमेल। अगर ये दोनों बच्चों में से एक नहीं रहता तो जो सर्वाइवर चाइल्ड है उसको मिल जाएगी। हाँ, अगर ये दोनों बच्चे नहीं रहते, अब प्रॉपर्टी कैसे बटेगी ये थोड़ा जानना जरूरी है, राइट। तो अगर आप एक सिंगल हिंदू मदर हैं जिसके बच्चे नहीं हैं, दोनों बच्चे नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके पास 3 तरीके की संपत्ति है। एक संपत्ति वो है जो आपने खुद अर्जित करी, सेल्फ एक्वायर्ड। एक वो है जो आपको आपके पेरेंट से मिली, और तीसरी वो है जो आपको आपके हस्बैंड की साइड से मिली। जो प्रॉपर्टी आपको आपके पेरेंट से मिली और आपके बच्चे और हस्बैंड नहीं है, तो ये वापस पेरेंट्स की फैमिली में चली जाएगी, राइट। ये आपके हस्बैंड की तरफ नहीं जाएगी या उसकी फैमिली की तरफ नहीं जाएगी। जो आपने सेल्फ एक्वायर्ड करी और आपके हस्बैंड की प्रॉपर्टी है, वो दोनों हस्बैंड की फैमिली में जाएंगी अगर आपने विल नहीं बनाई। तो विल बनाना जरूरी है अगर आप नहीं चाहते हस्बैंड की फैमिली में जाए, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी होंगी और उसके बाद आप डिसाइड करें आपको क्या करना। बिल्कुल। तो सर एक और सवाल हम ले लेते हैं। आशीष मजूमदार पूछ रहे हैं कटक से, एस्टेट प्लानिंग के लिए सटीक सलाह कहाँ से मिल सकती है, और सर क्या इसके लिए ऑनलाइन सर्विसेज भी हैं? हाँ, जनरली आशीष जी, जो स्मॉल टाउन्स हैं उसमें एक्सपर्ट्स का मिलना मुश्किल होता है, राइट। तो एक्सपर्ट्स जनरली आपको मेट्रो सिटीज़ में मिलेंगे जो इसमें स्पेशलाइज करते हैं, क्योंकि एक ऐसा काम है जिसमें स्पेशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आपको एक नॉर्मल वकील मिल जाएगा पर एस्टेट प्लानिंग लॉयर नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आप ऑनलाइन सर्विसेज ले सकते हैं फ्रॉम अ एस्टेट प्लानिंग लॉयर। जनरली मेट्रो सिटीज़ में आपको मिलेंगे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, सब जगह मिलेंगे, और आप उनसे ऑनलाइन सर्विसेज ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर हो जाते हैं आज की डेट में तो ऑनलाइन, खाली उसकी रजिस्ट्रेशन एटसेट्रा आपको लोकल करानी पड़ेगी, तो वो मिल सकते हैं। हमारी कंपनी नेक्स्ट जेन से भी आप सलाह ले सकते हैं, हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम अवेलेबल है जहाँ से हम ये सलाह देते हैं। बिल्कुल। और आप अगर अपने सवाल पूछना चाहते हैं डॉक्टर जैन से, तो आप YouTube के ज़रिए भी और द बोनस के अलग अलग प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी आप अपने सवाल जो हैं वो पूछ सकते हैं, और ख़ास तौर पर डॉक्टर जैन का जो नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन में हमने मेंशन कर दिया है, आप डायरेक्ट उनसे सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर जैन, अगर मान लीजिए कि सिंगल पेरेंट है, अब ऐसे में स्टेट प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी, चूँकि हम इसी पर बात कर रहे हैं कि स्टेट प्लानिंग करनी ही करनी है। अब ऐसे में सर सही तरीका, सरल तरीका क्या है जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित भी रहे? सबसे सरल तरीका है विल और ट्रस्ट का कॉम्बिनेशन बनाएं, राइट। ट्रस्ट के फेवर में विल बनाएं, ट्रस्ट के फेवर में लेटर ऑफ गार्डियनशिप बनाएं, स्प्रिंगिंग ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाएं, और अपने बच्चों को प्रिपेयर करें कि कल को मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें ये करना है। बस ये हमारी आज की बातचीत का निचोड़ है कि इतना कर लें पेरेंट्स तो दिस मोर देन इनफ।